बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा बिट्स के प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस हवाले से हम इंग्लिश जो नई बुक है पीसीटीबी की, उनके हम लेक्चर मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं उनके हम डिलीवर कर रहे हैं। और अगर आपको ये काफी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं हमेशा की तरह यहाँ फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको यूट्यूब चैनल पे ये हमारी जो काविश हम कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए वो ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको ये मिलती रहे बर वक्त, ताकि आप उससे सीख सकें और आप के लिए बेनिफिशियल ये चीज़ें यकीनन होंगी इंशाल्लाह। हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसी तरह अ, ये चीज़ें हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ ताकि मुझे हमें अंदाज़ा होता रहे कि आप किस तरह लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब्सक्राइबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कितना उस हवाले से चल रहा है कि आपको किस तरह के हमारे स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं, या जो जानने वाला सॉरी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या लर्नर हैं वो कितनी तादाद में आ रहे हैं और कितना लाइक और फिर शेयर हो रहा है या उस हवाले से फीडबैक आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सीधा अपने आज का जो लेक्चर है हमारा, आज पार्ट 2 है, एक्सरसाइज यूनिट 3 का द एक्विंग ग्रीन के हवाले से, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारा वैसे तो आज 14th लेक्चर है। और आज हमारा होपफुली ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आज जो ये पोएम का है तो सबसे पहले है जी ऑक्सीमोरॉन एंड यूफिमिज्म। तो ये क्या है और ये डिटेल पूरी हम देख लेते हैं। अपने नोट्स हमेशा की तरह हमने तैयार रखे हुए हैं ताकि इजी वे जो हमारा मेथड है ये देखें जी। ऑक्सीमोरॉन एंड यूफिमिज्म, मुतजाद अल्फाज को इम्तजाज और खुशगवारी या नर्म अल्फाज का इस्तेमाल जी। ऑक्सीमोरॉन कहते हैं जी कोई दो लफ्ज ऐसे बोले जाएं जो आपस में मिलते मुतजाद हों मुझसे, तो वो उनका इकट्ठे हो अपना तो किसी भी जगह। इसे यूफेमिज्म कहते हैं कि कोई भी वर्ड है ना गोफोश गिरफ्तार या नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। तो ये बुक के मुताबिक अभी क्या पढ़ लेते हैं। एक्स मोरान क्या है जी? एन एक्स moran is a figure of speech where two opposite or contradictory terms are combined to create a unique expression. For example, deafening silence or bitter sweet। ये देखिए नीचे आपने उसका ट्रांसलेशन कर दिया है। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक्सपोनेंट तकरीर की एक ऐसी शक्ल है जहाँ दो मुखालिफ या मुतजाद इस्तिलाहात को मिलाकर एक मुनफरिद इजहार तख्लीक किया जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए गहरी खामोशी, अब गहरी खामोशी, ठीक है जी। अब ये दो के देखें आपस में ये नहीं मिलते और मुतजाद हैं। कड़वा मीठा, बेटर स्वीट जिसे कह रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? एक्समोरान। आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये टर्मिनोलॉजी और आप इजली वे में जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। यूफिमिज्म क्या है? खुश गफ्तारी या नर्म अल्फाज का इस्तेमाल। यूफिमिज्म माइल्ड आर पोलाइट, यानी कि माइल्ड क्या था ना, आ, हल्का जिसे कहते हैं नर्म, या पोलाइट शस्ता इस्तेलाह है, टर्म है यूज टू रिप्लेस ए हार्श, जो कि हार्श सख्त जो होता है। ब्लंट होता है दो टोक, मौकफ रखा या वाकिफ। आर ऑफेंसिव मतलब जारहाना नाराज करने वाला वान, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल सेइंग पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। आपका एक लफ्ज डाइड है, डाइड है मर गया, फॉर एग्जाम्पल पास्ट इंतकाल हो गया या इंतकाल फरमा गया, इस तरह के लफ्ज ज्यादा सूटेबल है तो इसको यूफिमिज्म कहते हैं। यानी कि यूफिज्म में एक हल्की या शाइस्ता इस्तेलाह है जो किसी सख्त रोटोक या जारहाना इस्तेलाह की जगह लेने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर मर गया के बजाय इंतकाल फरमा गया कहना, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इनके दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले हम चलते हैं जी। आइडेंटिफाई द ऑक्सीमोरॉन इन ईच सेंटेंस बिलो एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। नीचे दिए गए हर जुमले में ऑक्सीमोरॉन की शिनाख्त करें और वजाहत करें कि उसका क्या मतलब है। ये जी आप ये डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पहुंच गए हैं तो आपको ये क्लियर है, ये देखें जी। ये हमारे पास आइडेंटिफाई द ऑक्सीमोरॉन इन ईच सेंटेंस, और ये शी लुक्ड एट हिम विद ए कोल्ड फायर इन हर आईज। अब यहाँ पर अंडरलाइन तो नजर नहीं आ रहा लेकिन कोल्ड फायर देख लें, यानी कि ठंडी आग। तो दोनों एक दूसरे अपोजिट है। एक्समोरान का है इसमें कोल्ड फायर हो जाएगा और मीनिंग इसका फिर हम देख लेते हैं और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखें जी, हमने बड़े आपके लिए ये भी लिख दिया है, उर्दू ट्रांसलेटर हर एक चीज का हमने कर रखा है। ये देखें, शी लुक्ड एट हिम विद ए कोल्ड फायर इन हर आईज। उसने अपनी आंखों में ठंडी आग के सबसे देखा।
देखें एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा, कोल्ड फायर, ये जो हमने इटैलिक और बोल्ड कर दिया हुआ है सेंटेंस में, ठंडी आग। मीनिंग क्या, द फ्रेज कंबाइन टू अपोजिट आइडियाज, यानी कोल्ड लैक ऑफ वार्मथ इमोशन, यानी कि सर्दी गर्मी जज्बात की कमी हो जो, एंड फायर आग इंटेंस पैशन और एंगर। इसका इसका क्या ले रहे हैं मीनिंग, शदीद जज्बा या गुस्सा। इट मीन्स शी वाज इंटेंसली एंग्री और इमोशनली इंटेंस बट इन कंट्रोल और कॉम वे। अब ये फिक्र, अब इसको मुकम्मल देख लेते हैं। मतलब ये फिक्र दो बजाय यकजा करता है, सर्दी गर्मी, यानी कि गर्मी या जज्बात कमी, और आग शदीद जज्बा या गुस्सा। इसका मतलब वो शदीद गुस्से में थी या जज्बात तौर पर शदीद थी, लेकिन कंट्रोल या पुरसकून अंदाज में। तो मीनिंग देख लिया हमने, और ये देख लिया जी ये एक्सपुरान है, उसका मीनिंग यही चीज हमने, हमारा ये पहला जो जो है देखें एक्सपुरान, और फिर मीनिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया जी पहला जो हमारा वर्ड था उसके हिसाब से हमने देख लिया है। अब देखें जी, हिज एक्सप्लेनेशन वाज डेफिनेट मे बी, उसकी वजाहत शायद एक यकीनी थी, समथिंग डेफिनेट यकीनन है, मे बी शायद वाली बात है, मुबहम बात है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये एक किस्म का एक्समिरान हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीमिरान, ठीक है ऑक्सीमिरान, सॉरी। तो ये देखेंगे यकीनी शायद। अच्छा, अब क्या मीनिंग क्या होगा, दिस कंबाइन डेफिनेट सर्टेन यकीनी एंड मे बी अनसर्टेन गैर यकीनी, क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन, इख्तलाफ तजाद। इट मींस ही वाज अनश्योर, अनश्योर में जिसको यकीन ना हो, बट ट्राई टू साउंड सर्टेन, सब बताने के वेग, ठीक है ना, मुबहम और अनक्लियर रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जिसे क्लियर ना हो। यकीनी हद में शायद गैर यकीनी मिलाते, जैसे इख्तलाफ पैदा होता है, जिसका इसका मतलब है कि यह है कि वो गैर यकीन था, लेकिन उसने एक मुबहम या गैर वाज़ेह जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या सा सेंटेंस है, दिस द केक वाज ए बिटर स्वीट। ये देखिए बिटर स्वीट वही हम पीछे भी पड़ा हुआ है, रिमाइंड ऑफ द ओल्ड मेमोरी, केक पुरानी यादों की याद ताज़ा करता है, ठीक है जी। अब क्या है ऑक्सीमोरन, क्या होगा, बिटर स्वीट, कड़वा मीठा जिसका मानेंगे आप। मीनिंग क्या होगा, बिटर होता है पेनफुल एंड, या वैसे तुर्श भी कहते हैं, स्वीट मीठा होता है, प्रेजेंट, ठीक है ना जी। हाँ, वैसे इसको दूसरे लफ्ज में खुशी और गमी के देख सकते हैं, लेकिन बेटर वैसे तुर्श भी हो सकता है, और वो मीठा अपोजिट, और अपोजिट मुख्तलिफ। दिस मीन द केक ब्राट बोथ हैप्पीनेस सैडनेस, यानी कि इसमें खुशी और गम का भी आंसर है। जॉयफुल मेमोरीज मिक्स्ड विद सॉरो, यानी कि जॉयफुल जो खुशियां हैं वो गम के साथ मिली हुई हैं। मतलब करवा दुख दिन और मीठा खुशी दिन एक साथ, इसका मतलब यह है कि वो केक पुरानी यादों का एक ऐसा इशारा था जो खुशी और गम दोनों का एहसास दिला रहा था। जी क्लियर हो गया उम्मीद है आपको। अब हम अगले देखते हैं जी, लिविंग डेड रूम द सिटी एंड द हॉरर मूवी। ड्रोनी फिल्म में जिंदा मुर्दा लोग शहर में घूमते रहे जी। जॉम्बी, आपने जॉम्बीज का देखा होगा कॉन्सेप्ट, तो यही यूज हो रहा है कि जिंदा मुर्दा लोग, एक किस्म का कॉन्सेप्ट है हॉरर मूवी में। डेड डेड रूम, रूम में घूमना, ठीक है जी। हॉरर मूवी खौफनाक या ड्रोनी फिल्म, ठीक है जी। अच्छा जी। अब जिंदा मुर्दा क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है जी। मीनिंग क्या हो गया, दिस कंबाइन लिविंग अलाइव एंड डेड नॉट अलाइव, यानी कि जिंदा और मुर्दा। इट रेफर्स टू zombies, ठीक है, देखिए आ गया, बीइंग दैट आर टेक्निकली डेड बट स्टिल मूविंग, मर चुके हैं लेकिन फिर भी मूव कर रहे हैं, और एक्टिंग एज इफ अलाइव, और एक्ट कर रहे हैं जैसे जिंदा हो। मतलब ये जिंदा रहने जिंदा और मुर्दा जिंदा नहीं को जोड़ता है, इससे मुरा zombies हैं, ऐसी मखलूक तकरीबन मुर्दा लेकिन फिर भी हरकत कर रही हैं, या इस तरह काम कर जैसे जिंदा होंगी। आप नोटबुक आपने रखी होगी, आप इनके मीनिंग ट्रांसलेशन लिख भी सकते हैं, बड़े आसानी से मैंने ये उसका लिख रखा है, और जवाब भी उस हिसाब से हम दे रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो हो गया क्लियर जी। इधर पहुंच गए, रिप्लेस अंडरवर्ल्ड इन ईच सेंटेंस विद मोर पोलाइट यूफिमिज्म। यूफिमिज्म में क्या था, तलख जो लफ्ज हो या ऐसे लफ्ज जो मुनासिब ना हो उनको रिप्लेस हमने कर रहे हैं किससे, उनको हम कर रहे हैं पोलाइट यानी कि यूफिमिज्म से, खुशगवार लफ्जों से, अच्छे अल्फाज से में यानी कि उसको बात करना। तो आपको क्लियर हो जाएगा यूफिमिज्म। आप ये देखा जो मैंने बयान करता अल्फाज को ज्यादा शास्त्र अल्फाज में ऐसे तब्दील करें। दे द कंपनी फायर्ड मैनी एम्प्लॉयज लास्ट मंथ। अब फायर्ड माना तो वैसे किसी को बर्तरफ कर देना, फायर्ड कर देना, तो इस तरह के लफ्ज मुनासिब नहीं होता। कंपनी को इस तरह कई मुलाजिम को बर्तरफ कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसकी जगह हमने क्या है यूफेमिज्म यूटिलाइज करेंगे, जो मुनासिब लफ्ज होगा यूफेमिज्म क्या, कंपनी लेट गो का इस्तेमाल, फारिग कर देना, ठीक है ना। ऑफ मैनी एम्प्लॉयज लास्ट मंथ, कभी पिछले महीने कई मुलाजमीन को फारिग कर दिया, ठीक है ना। बर्तरफ की जगह फारिग कर देना ज्यादा मुनासिब लफ्ज है, तो यूफेमिज्म है। इसी तरह द ओल्ड मैन डाइड पीसफुली स्लीप, बुढ़ा शख्स नींद में सुकून से मर गया। अब मर गया जरा अच्छा नहीं है, पास्ट अवे। द ओल्ड मैन पास्ट अवे पीसफुली स्लीप, बूढ़े का सुकून से इंतकाल हो गया। तो अच्छी ये एक पास्ट अवे क्या हो गया, ये यूफिमिज्म हो गया, डैड की जगह हम यूज कर सकते हैं। शी इज
शी हैज ऑलवेज बीन ए बिट लेजी व्हेन इट कम्स टू हाउस वर्क, जब घर का काम तो हमेशा थोड़ी सुस्त रहती है, बिट लेजी। तो ये जरा ऑकवर्ड सा लगता है ना किसी को कहते हुए, तो आप क्या करेंगे, शी हैज ऑलवेज बीन लेस एनर्जेटिक, यानी कि कम मुतहरक, एनर्जेटिक व्हेन इट कम्स टू वर्क। ये हो गया यूफेमिज्म, अच्छा लफ्ज है, खुशगवार लफ्ज है, किसी पे नागवार नहीं गुजरेगा। घरेलू काम करना वो हमेशा से कुछ कम मुतहरक रही है। दे लिव इन पुअर नेबरहुड ऑन द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट किनारा या मजाफात ऑफ द सिटी, वो शहर के मतलब गरीब महल है। अब किसी को कह रहे हैं पुअर नेबरहुड तो बड़ा अच्छा नहीं जाता ना, कि गरीब मजाफात का, मजाफती इलाका, गरीब मोहल्ला। तो उसके लिए आउटस्कर्ट्स के लिए यूफिज्म क्या है, अंडर प्रिविलेज एरिया, यानी कि कम मरात याफ्ता। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की बातों में इस तरह की बात करना किसी की तजहीक या वो नहीं होती कि गरीब गरीब या अमीर का इस तरह हम हाईलाइट करें। तो कम मराज याफ्ता, अंडर प्रिविलेज प्रिविलेज एरिया, ये देखें, दे लिव इन अंडर प्रिविलेज एरिया ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, वो शहर के किनारे मसाफत एक कम मरात याफ्ता इलाके में रहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हम पहुंच गए अभी कंपाउंड प्रीपोजिशनल पोजिशन एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है जी, कंपाउंड मुरक्कब कहते हैं, प्रीपोजिशन हरूफ जार हैं, और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या, फ्रेजेस जुमले होते हैं जो कि दो वर्ड से बनते हैं। जिनके लिए मुकम्मल समझने के लिए आपको पता है, मैं उसके लिए आपको सेंटेंस पूरा वो देखना होता है। देखिए अगला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ठीक है जी, तो अपने मुनासिब कंपाउंड प्रोविजन इसमें फिल करने हैं, ये दिए गए सामने, ये मुख्तलिफ ये फिल करने हैं, सिंपल, बड़ा आसान है। तो मैंने इसको ट्रांसलेशन भी कर दिया आप लोगों के लिए। ये देखिए, मुरक्कबा खाली जगह को फिल करें, देख लें, तदपुर करें, तो उसके लिए मैं ट्रांसलेशन करता गया हूँ और उनको हाईलाइट करता गया हूँ जो जो लगते थे सही तरह। देखें, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, पहले मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ है, इसकी सामने सामने इसका मतलब है। बिकॉज ऑफ इसका मतलब है की वजह से। ड्यू टू इसका भी है जिसकी वजह से, की वजह से, ऊपर, ऑन टॉप ऑफ, नेक्स्ट टू उसके साथ यानी करीब बगल में, बाई मीन्स ऑफ के जरिए से या उसके जरिए से। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ के इसके अलावा जैसे होता है, विद रिगार्ड टू इसके बावजूद। अच्छा, अलॉन्ग विद के हवाले से है, ठीक है जी, विद रिगार्ड टू के हवाले से, और के साथ का अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू इसके अलावा। ये मीनिंग मैंने तकरीबन लिख दिए हैं। तो अब हमने जब करेक्ट आंसर किया, बुक सामने रखे हैं, देखिए पहला आएगा द चिल्ड्रन, इधर 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 था ब्लैंक, हम इधर फ्लैंक, तो इन फ्रंट ऑफ आएगा द टीचर टू लिसन टू द स्टोरी, बच्चे कहानी सुनने को उस्ताद के सामने जमा हुए। ठीक है जी, गेट, द इवेंट वाज कैंसल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज ऑफ लगाया हमने, द हैवी स्नोफॉल, इसी वजह से इवेंट मनसूख कर दिया गया। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आगे है जी, फ्लाइट वाज डिलेड ड्यू टू द टेक्निकल इशू, तकनीकी मसाइल की वजह से परवाज का तखीर का शिकार हुई, ड्यू टू की वजह से। अच्छा, द कैट सैट ऑन टॉप ऑफ द वार्म ब्लैंकेट एंजॉयिंग सनलाइट, बिल्ली गर्म कपड़े के ऊपर बैठकर सूरज की रोशनी से लुत्फ अंदोज हो रही है। यहाँ पर ऑन ऑन टॉप ऑफ हमने लिखा है और यूज किया है। द न्यू कैफे ओपन नेक्स्ट टू द ओल्ड बुक स्टोर, बुक स्टोर किताब, किताबों की दुकान जो है, निया कैफे पढ़ने बगल में या नजदीकी में खुल गया है। ठीक है जी, साथ साथ नेक्स्ट इधर हमने फिल किया है। तो आखिर छठा क्या था, शी सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स ऑफ डिटेल एनालिसिस ऑफ द डेटा, उसने अदाद व शुमार के तफसीली तजिया के जरिए मसला हल किया, बाई मीन्स ऑफ के जरिए। ठीक है जी, विद रिगार्ड टू, ठीक है, हवाले से, के हवाले से, टू द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के हवाले से, ऑल द एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन, नई पॉलिसी के हवाले से तमाम मुलाजमीन को तरबियती सेशन का जरूरत है। तो यहाँ हमने विद रिगार्ड टू लिखा है। तो अगला भी हमने क्वेश्चन इसके करें, अपनी एक्सरसाइज का कर लिया हुआ है, ट्रांसलेशन भी और समझा भी दिया, होपफुली आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। आगे हम, अच्छा आगे है, द पैकेज वाज डिलीवर्ड। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में एक चीज मिस रहेगी इसमें। ठीक है, इनमें इन स्पाइट ऑफ कर, इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा। नहीं नहीं, इन स्पाइट देख रहे, अब ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें फिल नहीं कर किया है। इसमें आपको देख लेते ए नोट ऑफ पैराग्राफ। ठीक है जी, इन फ्रंट, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन टॉप ऑफ, नेक्स्ट टू, बाई मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विद रिगार्ड टू, अलोंग विद। ठीक है ना, अलोंग विद, ठीक है जी, ये नोट इधर आ जाएगा। द पैकेज अलोंग विद नोट ऑफ अपॉलॉजी, अलोंग विद के साथ। ठीक है ना, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे एक्सरसाइज छोड़ रहा था, उधर मैंने लिखा नहीं था, शायद मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपको समझा, द पैकेज, जो पैकेज मिला था, वाज डिलीवर। ठीक है ना, अलोंग विद ए नोट ऑफ अपॉलॉजी, नोट ऑफ अपॉलॉजी यानी कि माजरत खाना नोट, लेटर कहते हैं, नोट लिखा हुआ था। ठीक है, जिसपे लिखा होता है
तो एक पैकेज मिला हुआ था जिसपे अपॉलोजी यानी माफीनामा लिखा होगा, माफीनामा भी लिखा था अलॉन्ग विद के साथ। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा क्लियर आज की ये। इसके बाद हम चलते हैं जी ओरल कम्युनिकेशन की तरफ। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है जी हमारी, ए रीड अलाउड द गिवन डायलॉग और प्रैक्टिस इन ग्रुप्स। ठीक है जी, वो ऊंचे आवाज में डायलॉग पढ़िए, आपने हमेशा करते आए हैं इस तरह के सवाल, जो आपने पढ़ते आए हैं, तो किस तरह आपने कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, अपनी जबानी गुफ्तगू करनी है। तो आइए नोट्स की तरफ चलते हैं सीधा। ये देख, रीड अलाउड द गिवन डायलॉग और प्रैक्टिस इन ग्रुप्स, दिए के मुकाबले को ऊंची आवाज में पढ़ें और ग्रुप में मार्च करें। स्टूडेंट ए, ओ स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स इन द पोएम रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बन जा नुमाइंदगी करना। तालिब इल्म ये क्या कहता है आपके नज़म में मौजूद परिंदे किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। आई नोटिस, मैंने मुझे लगा दे हैव मेंशन ए लॉट, मैंने देखा कि उनका बहुत जिक्र किया जाता है, दे आर मेंशन लॉट। ठीक है जी। स्टूडेंट बी क्या कहता है जी, तालिब बी, आई थिंक द बर्ड सिम्बलाइज द जॉय एंड फ्रीडम ऑफ स्प्रिंग, मेरे ख्याल में परिंदे मौसम बहार की खुशी और आज़ादी की अलामत हैं। द वे दे सिंग सीम टू रिफ्लेक्ट द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑन द ग्रीन, सब्जे पर सब्जेदार पर, जितना जो गाते हैं वो सब्जे पर लोगों की अक्कासी करते हैं। अब स्टूडेंट सी क्या कह रहा है जी, जरा गौर से देखें। दैट मेक्स सेंस, यानी कि ये समझ में आता है। आई आल्सो नोटिस हाउ द बेल्स रिंगिंग एट टू द दैट केयरफुल एटमोस्फेयर, डू, अच्छा मैंने ये भी देखा किस तरह घंटियां बजती हैं, और डू यू थिंक, और इस खुशहाल में इजाफा करती हैं। ठीक है ना, एड टू यानी कि इजाफा करना। डू यू थिंक द टाइम ऑफ द डे इज इंपॉर्टेंट टू, क्या आपको लगता है कि दिन का वक्त भी यहाँ में स्टूडेंट सी कहता है। अब दोबारा जो है स्टूडेंट ए अपनी टर्न पे बात करता है, यस डेफिनेटली, वो कहता है जी हाँ यकीनन, यानी कि जी हाँ कह सकते हैं ना, डेफिनेटली यस हाँ, बिल्कुल। द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग सीम टू शो द पैसेज ऑफ टाइम, सूरज रोना जवानी से बुढ़ापे तक, यानी कि फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, गुजरने को जाहिर करता है। आपको पता है मैंने पोएम में भी इसका जिक्र किया है कि किस तरह ये सूरज ढलता है, तो वक्त का भी जिक्र है, सुबह का शाम से, और उसका भी हवाला है। अब स्टूडेंट बी क्या कहता है, सो द पोएम माइट बी कंपेयरिंग द हैप्पीनेस ऑफ चाइल्डहुड टू द पीसफुलनेस ऑफ द ओल्ड एज। ठीक है ना, सुकून, पीसफुल सुकून अब ओल्ड एज बुढ़ापे की। तालिब इल्म भी अब ओल्ड राइट, तालिब इल्म बी, तो ये बचपन के मौलाना बुढ़ापे के सुकून से करते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है सवालिया अंदाज में, तो आखिर में स्टूडेंट सी कहता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए एग्जैक्टली, एंड द वे द टोन शिफ्ट इन द लास्ट स्टैंजा, लास्ट आखिरी बांध में होती है, रियली शोज द चेंज, तो तब्दीली बताती है। तालिब सी का बिल्कुल, जिस तरह आखिरी बांध में लहजा तब्दील होता है वो वाकई इस तब्दीली को जाहिर करता है। होपफुली आपने ये क्लैरिटी से समझ लिया होगा। आगे हम पहुंच गए इस सरगर्मी जिसे हम एक्टिविटी का नाम दे रहे हैं। अब एक्टिविटी क्या है, ये क्लास में परफॉर्म करनी होती है या जो ग्रुप आप बनाएंगे उसमें करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है ताकि आपको समझाने के लिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है, तो वो थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं। ये देखें जी, डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, आप नीचे आप देख रहे ट्रांसलेशन हुई हुई है, तो इसको देखते जाएं। छोटे जब आप छोटे ग्रुप में तकसीम करें। असाइन ईच ग्रुप ए रोल रिलेटेड टू द पोएम, हर ग्रुप को नाम से मतलब एक किरदार दें, तफसीर कर किरदार, तफसीर कर किसी हर एक का अपना किरदार होगा ना। ईच ग्रुप विल रीड द पोएम टुगेदर डिस्कस देयर असाइंड रोल, हर ग्रुप एक साथ रहना पड़ेगा, अपने तफसीर का किरदार पर तबादला ख्याल करेगा, उसको दिया जाएगा। बस अंदाज में आगे कैरेक्टर भी बताए गए हैं, तो कौन कौन से क्या क्या करेक्टर होगा तो उस हिसाब से बात करेगा। दे शुड कंसीडर हाउ देयर रोल्स कंट्रीब्यूट टू द पोएम्स मीनिंग, उन्हें इस बात पर गौर करिए कि उनके किरदार नज़ाम के बारे में किस तरह से डालते हैं। ठीक है जी, इनकरेज देम टू यूज स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, म्यारी क्या होता है जी तलफ़्फ़ुज़ जो होता है अदायगी, एंड इंटोनेशन, मसलन आवाज को ऊंचा नीचा करके जिस तरह हम बात करते हैं, कभी ऊंची बोल रहे हैं कभी, इसको इंटोनेशन कहते हैं। रूल्स कैन इंक्लूड, अब रूल्स क्या होते हैं, किरदार कौन कौन से हो सकते हैं ये देखें जी नीचे। और लिखा है जी, नरेटर पोएट एक्सप्लेन द ओवरऑल मैसेज ऑफ पोएम, रावी शायद नज़म के मजमूई पैगाम की वजाहत करते हैं। मतलब वो कहते हैं किरदार आपने चुनने, आपने आपने एक होगा रावी, वो क्या करेगा मजमूई पैगाम की वजाहत करे थी भी सारा मकसद क्या है। वो उसके बाद ओल्ड जोन रिप्रेजेंट द ओल्ड जनरेशन रिफ्लेक्टेड ऑन द यूथ, ओल्ड जोन जो होगा एक किरदार जो फर्जी होगा साहब पुरानी नस्ल के बंदे जो उनकी जवानी पर गौर करता है। ठीक है जी। ए चाइल्ड ऑन द ग्रीन डिस्क्राइब द जॉय ऑफ प्लेइंग ग्रीन, यानी सब्जे पर एक बच्चा सब्जे पर खेलने की खुशी बयान करे, एक बच्चे का किरदार होगा। बर्ड्स परिंदे एज ए कलेक्टिव रोल होगा, यानी कि इज्तिमाई किरदार के तौर पर।
एक्सप्रेस सिंबलिज्म एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचर इन द पोएम में फितरत के अलावा अहमियत का इजहार करते हैं, वो इस बात पे बात करेगा, फोकस करेगा। ठीक है जी, हर एक का अपना करेक्टर होता है ना। टाइम वक्त क्या होगा, एक करेक्टर आप में से होगा वक्त का, रिप्रेजेंटेड बाय सन, सूरज से। पासिव टाइम इट्स इम्पैक्ट ऑन द इवेंट्स ऑफ पोएम, ये देखें जी इसका सूरज की नुमाइंदगी वक्त के गुजरने और निजाम के वाक़ उसके असरात की निशानदेही करता है। तो ये हो गया ये सिंपल नरेशन, आपको ट्रांसलेशन दी गई है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो हम मूव कर रहे हैं जी लास्ट में राइटिंग स्किल्स की तरफ। हम हमेशा कहते हैं कि किस तरह हमने अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है। हमने ओरल तो पढ़ ली, बात कर ली, कभी लास्ट टाइम भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज की ट्रांसलेशन कुछ पती पढ़ी है, आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह हम चलते हैं। तो अब राइटिंग स्किल्स क्या है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम हर एक को डिटेल में देखने जा रहे हैं। Read the poem carefully, write a summary that includes the main idea and theme of the poem. Ensure your summary is concise and objective, avoiding personal interpretation. यानी कि जाती तशरीह नहीं करनी, बल्कि उसके हिसाब से समरी हमने लिखनी है, मेन आइडिया हो और थीम भी मौजू हो पोएम का। वो सही होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव, यानी कि मकसद के उसके मरूजियत उसमें मकसद हो। ठीक है जी। तो हमने अपने इस पे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपके सामने रखते हैं, ये देखें जी। ये देखें, नज़म को गौर से पढ़ें, और ऊपर मैंने पढ़ा था पहले खुलासा, नज़म का बुनियादी फिर मौजूद साथ ही गुरेज करते उसके बाद खुलासा जामे मौजूद पर मकसद होना चाहिए। तो आंसर सिंपल है, ये देखें जी, ये मैंने लिख दिया है। अब आंसर है, देखें आपके सामने है। तो हम कोशिश करते हैं जी पोएम को, ये जो लेंथी पैरा है, तो हम देख रहे होते हैं कि हम अपना वो प्रोनाउंसिएशन कराते हैं डिजिटल टूल से। आइए देख लेते हैं। The poem The Echoing Green by William Blake presents a joyful scene of nature during springtime. Children are playing in the green fields while the elderly watch and recall their own youth. The poem captures the cycle of life from the energy of childhood to the calm of old age. The main theme revolves around innocence, nature, and the passage of time. It reflects the beauty of youth and the peacefulness that comes with aging, all under the harmony of nature. जी, ब्लैंक देखें आपने नीचे ट्रांसलेशन है, विलियम ब्लैंक की नज़म देखो मौसम बहार के दौरान कुदरती मनाजर की खुशबू तस्वर पेश करती है। बच्चे साफ मैदान में खेल रहे होते हैं, जबकि बुजुर्ग बैठे अपनी जान की याद को दोहरा रहे होते हैं। ये नज़म जिंदगी के सफर को बयान करती है, बचपन के शरारतों से बुढ़ापे के सुकून तक। नज़म का मरकजी ख्याल मासूमियत फितरत वक्त को जन्म दिया। ये नज़म जवानी की खूबसूरती बुढ़ापे के सुकून को फितरत के हमारे साथ बयान करती है। तो ये बड़ा इजी, देखें आपका आंसर मैंने इसका कर दिया है, हमने पूरे मेहनत से लिख दिया है। होपफुली आप इसको नोट करेंगे, उसका ट्रांसलेशन भी हुई हुई है। तो ये था आंसर, जो पहला पैराग्राफ हमने, सॉरी पहला पॉइंट था, हमने वो ये वाला रीड द पोएम, ये वाला हमने क्लियर कर लिया है। आप जी नेक्स्ट देखते हैं, रीड द पोएम द इक्विंग ग्रीन केयरफुली, एहतियात से पढ़ें, गौर से पढ़ें। पैराफ्रेज ईच लाइन आर स्टैंजा ऑफ द पोएम। हर लाइन या स्टैंजा, आप स्टैंजा को करेंगे क्योंकि स्टैंजा एक ये हर लाइन को अलग अलग करने की वजह हम स्टैंजा को पैराफ्राइज, पैराफ्राइज में उसको दोबारा इस तरह लिखेंगे मीनिंग उसका समझ आ जाए, तरीके एक किस्म का मेंटेनिंग द एसेंस एंड टोन, मतलब टोन और उसके एसेंस भी रखनी है हमने। जो मेन चीजें हैं उसकी इन द ओरिजिनल टेक्स्ट जो है नोटबुक, अपनी नोटबुक में। तो इसके लिए भी हमने अपनी एफर्ट से देख लें, आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये रीड द पोएम, ये है एक मेरी गौर से पढ़े वही है जो करते हैं हर तरह की तर्जमानी करें जी। अब हमने क्या किया जी, ये देखें, हमने पहले स्टांजे लिख दिए हैं, द इक्विंग पैराग्राफ उर्दू ट्रांस देखें। सन डज राइज, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मेक हैप्पी द स्काई, यहाँ से लेकर हमने वाइल आवर सपोर्ट शेल बी सीन ऑन द इक्विंग, यहाँ पर आप, यहाँ पर हमने इसको पैराफ्राइज कर दिया। देखिए, सन डज राइज, द सन राइजेस एंड ब्राइटनेस द स्काईज। देखें देखें, ये इसको पैराफ्राइज कर दिया है ताकि समझने के लिए। चर्च बिल जॉयफुली रिंग टू वेलकम द अराइवल स्प्रिंग है, ठीक है जी। द मैरी बेल रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, यहाँ तक आ गया है। बर्ड लाइक द स्काई शार्क एंड थर्ड सिंग लाउडली, ये देखे सके थोड़ा, आपको बताया था स्काई लार्क जो आसमानी पर चिड़िया है, और ये तोती आसमानी। थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश, ठीक है ना। देखें, बर्ड लाइक स्काई यूजिंग लाउडली रिस्पॉन्डिंग टू हैप्पी साउंड ऑफ बेल्स, उनकी द बुश सिंगर लाउड अराउंड टू द बिल्स चेयरफुल साउंड। ठीक है जी, आप देखिए पैराफ्रेजिंग हमने कर दिया। देखिए अब मीन वाइल वो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन प्ले गेम, ठीक है जी। वाइल आल्सो फॉर शेल बी सीन ऑन द इक्विंग ग्रीन, ठीक है ना, प्ले गेम वेल एक्कोज विद देयर लाफ्टर एंड जॉय। सिंपल इनको हमने पैराफ्राइज कर दिया, और साथ साथ हमने आपके लिए ये देखें ट्रांसलेशन भी उसकी की हुई है हमेशा की तरह।
ताकि आपको समझने में थोड़ा होता है और सामान को खुशी से भर देता है। बाहर का इस्तेमाल करने के लिए घंटियां खुशी से बजती हैं। झाड़ियों में रहने वाले परिंदे जैसे स्काईलार्क और थ्रश, ठीक है जी, रोज से चहचहा काले, इसकी मैं पिक्स भी दिखाई थी आपको। इन घंटियों की खुशी भरी आवाजों के साथ बच्चे खेल रहे होते हैं, साथ मैदान उनकी हंसी के उससे गूंज रहा होता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा स्टैंड है, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर। यह सारा आपको ने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। अपनी बुक में देख लें स्टैंडे को। व्हेन वी ऑल गार्डन बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इक्वेटिंग। आप ये देखें, ओल्ड जॉन विद हिज वाइट, हर हमने लैम का फिर एक स्टैंडा लिया हुआ है, तो उसका फिर हमने ये देखे हैं, ये हमने उसकी ट्रांसलेशन की हुई है अपनी। स्टैंडा आप खोल लें, ओपन कर लें, यहाँ पे हम बेशक इसको रीड अलाउड करा लेते हैं अपने जो अपना डिजिटल टूल है, देख लें। Old John, with his white hair, forgets his worries and laughs while sitting under the oak tree with other elderly people. They watch the children playing and joyfully recall their own childhood days, remembering how they too once played on the echoing green. जी, बूढ़ा जो सवाल बालों वाला है, अपनी फिक्रों को भुलाकर हंसता है और दूसरे बुजुर्ग के साथ बलौत के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। और बलौत का दरख्त हमने कल दिखाया था, जो वो यूरोप को वो बच्चों को खेलता देखकर हंसते हैं और कहते हैं यही वो खुशी है जब हम भी लड़के और लड़कियां अपनी जवानी में गूंजते सब्ज मैदान में खेला करते थे। दैट्स गुड। तो आगे फिर है जी, टेल द लिटिल वन वेरी नो वन मोर कैन बी मैरी द सन डाज डिसेंड। और यहाँ से आते हुए ऑन द डार्कनिंग, यहाँ एंड हो रहा है जी, तीसरा हमारा स्टैंड है। और ये देखिए पैराफ्रेजिंग हमने की हुई है, और फिर हम इसको स्टडी करा लेते हैं और आप फिर ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं जी, इसको रीड करवा लेते हैं, सॉरी। Eventually, the children grow tired and can't play happily anymore. As the sun sets, their games come to an end. They gather around their mothers, like baby birds in a nest, ready to rest. The once lively green field grows quiet and dark, ending the joyful day. जी, क्लियर हो गया उम्मीद है आपको कि हमने ये बड़े रख लिया। और इसका देखिए ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। आखिरकार छोटे बच्चे थक जाते हैं, मजीद खुशी से नहीं खेल सकते, थोड़ा गरूब होता है और उनके खेल खत्म हो जाते हैं। बहुत से बच्चे माओ गोद में आ जाते हैं जैसे घोंसले परिंदे, और आराम के लिए तैयार होते हैं। अब सब्ज मैदान जो पहले गूंज रहा था अंधेरे में डूब जाता है और खेल खत्म हो जाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन सिंपल जिसे हम पहले करते हैं, ये हमारा आंसर था इसका। ये देखें जी, तीसरे स्टैंडर्ड का, तो आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लें। आप इनकी ट्रांसलेशन भी ये सामने है आपकी, वो भी समझ सकते हैं हर एक की वर्डिंग के साथ। तो आखिरी हमारा था, यहाँ पे हम पहुंच गए जी, दूसरा था ये वाला, और तीसरा है यूज द प्रोवाइडेड आउटलाइन, जो आउटलाइन दी गई है ये वाली, ठीक है जी। राइट, ऑब्जेक्टिव समरी आपने लिखनी है, आप जो मकसद है इक्विंग इन योर नोटबुक इंक्लूड ऑल मेजर थीम, तमाम मौजूद और इवन वाकयात अकॉर्डिंग आउटलाइन। इंट्रोडक्शन कराना है कि सेटिंग एंड कैरेक्टर्स उसका जिक्र करना है पहले, फिर मेन इवेंट्स सीक्वेंस वाइज क्या हुए हैं, थीम क्या है, मेन आइडियाज, और कर्कुलर समरी फिर क्या है। ये चारों हम वन बाय वन देख लेते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये यूज द प्रोवाइड आउटलाइन अपनी नोटबुक में ये पूरी आपने पढ़ी अभी। रोजी व्यवस्था खुलासा बनाने के लिए फराहम करदा खाका का इस्तेमाल करें, खाके के मुताबिक तमाम मौजूद और वाकयात शामिल करें। दे देखें आउटलाइन, ये देखें इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ है, तरतीब और किरदार, अहम वाकयात हमने देखने तरतीब वाइज, और मेन आइडिया थीम अहम मौजूद है, नतीजा खुलासा है। तो आंसर क्या है जी, पहला इंट्रोडक्शन हमने किया तरतीब और किरदार के हवाले से। तो हमने सिंपल हम इसको रीड कराते जाते हैं, और नीचे आप तर्जमा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, देख लें। The poem is set in a peaceful green field during springtime. The main characters include happy children playing, birds singing, and elderly people like Old John, who watch the scene with joy and nostalgia. जी, नॉस्टैल्जिया क्या होता है, यादें माजी के हवाले से है। ये नज़म एक पुरसकून सब्ज मैदान में बाहर के मौसम तरतीब दी गई है। मरकजी निज़ाम में कुछ बच्चे गाते हुए परिंदे बुजुर्ग अफवाह जैसे बूढ़ा चाचा जो खुशी और यादों नॉस्टैल्जिया जिसे कह रहे हैं साथ मंजर देखते हैं। तो ये था पहला इंट्रोडक्शन, हमने कर लिया, लिख लिया, इस पे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं ये देखें जी। मेन इवेंट्स आम वाक़या सनराइज एंड स्काई बिकम चीयरफुल, सूरज तुलू होता है और खुश आसमान खुश हो जाते हैं। एक वाक़या ये है, बेल रिंग्स करती है, घंटियां बजती हैं, बर्ड सिंग, परिंदे गाते हैं, और बच्चे चिल्ड्रन बिगिन प्लेइंग गेम, और खेलना शुरू, बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इवेंट का जिक्र करना था जो क्वेश्चन था।
एल्डरी पीपल वॉच रिकॉल देयर ओन यूथ। उम्र रसीद अफराद अपनी जवानी को देखते हुए याद करते हैं। एंड द सन सेट्स, और सूरज गरूब होते ही बच्चे थक जाते हैं, फिर टायर्ड एंड रिटर्न टू देयर मदर, अपनी माओ के पास लौट आते हैं। जैसे नजम का आपने काल भी अपने पोम में जिक्र किया था। जॉयफुल ग्रीन becomes quiet and quite खामोश and dark as the day and then खत्म होते ही खुशगवार सब्जा खामोश और तरीक हो जाता है। अब तीसरा क्या है, थीम। थीम क्या है, आम ख्यालात और मौजू क्या है, मौजूआत क्या है। जॉय एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की खुशी और मासूमियत, ये थीम है, मेन आइडिया। नॉस्टैल्जिया एंड द साइकिल ऑफ लाइफ, यादें और जिंदगी का चक्कर। कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन, कुदरत और इंसानी जरूरत का ताल्लुक। द पैसेज ऑफ टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग, वक्त का गुजरना सुबह से शाम को उसे डिपेंड कर रहा है। ये थीम है, मेन आइडियाज बताए गए हैं, ठीक है जी। ये हमने नोट कर दिए हैं। और इसी तरह एंड में हम लोग इसको रीड आउट करवा लेते हैं, कंक्लूजन को, समरी जो है हमारी, खुलासा नतीजा क्या है। ये हमारा एंड और आखिरी हमारा होगा आज के लेक्चर का। तो सुने, इसको रीड करते हैं। The echoing green reflects the joy and simplicity of life. It begins with youthful happiness and ends with peaceful rest, symbolizing the cycle of life from childhood to old age. Blake uses nature, music, and characters to show how time passes and memories remain. जी, टाइम किस तरह पास होता है और मेमोरी किस तरह रहती है, ये देखिए जी। इक्वे करीब अपनी खुशियों और शादी गुजार करती है। ये नज़ार बचपन की खुशी से शुरू होकर पुरसुकून आराम पर खत्म होती है, जो जिंदगी के चक्कर को जाहिर करती है। बचपन से बुढ़ा तक ब्लैक कुदरत, मौसीकी और किरदारों को दिखाते हैं। ब्लैक के विलियम के, यहाँ ब्लैक से बुरा काला नहीं है, ब्लैक से बुरा ब्लैक विलियम जो शायर हैं, दिखाते हैं कि वक्त कैसे गुजरता है, यादें कैसे बाकी रहती हैं। जी, यहाँ तक हमने ये देखें जी, हमने ये क्लियर कर लिया। रेटिंग स्केल भी आपने सीख ली हमेशा की तरह। और ये हमारा एंड हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टीम मून जो नेक्स्ट यूनिट 4 है, अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये सब चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें हमें रेटिंग स्किल्स हूँ या ओरल कम्युनिकेशन हूँ, पहले भी डिटेल में समझा चुका हूँ। आज उसकी ट्रांसलेशन और उसके मेन मेन पॉइंट्स आपको बताता गया हूँ, ट्रांसलेट करता गया हूँ। और जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत थे, जैसे आपके ऑक्सीमोरन और यूफेमिज्म के थे, तो वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, वही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, हौसला अफजाई होती रहेगी। और कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट से रब्ता करना चाहते हैं किसी हवाले से और क्वेश्चंस हैं, तो आपका कॉन्टैक्ट अभी मैं दिखा देता हूँ। फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे, ये देखें जी, हमेशा के साथ कॉन्टैक्ट आप बुखारी@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप है, ये देखिए 0320 ये। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर हाजिर होंगे। ये मानिल्लाह।